नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें घाटी में अब रोहिंग्याओं के मददगार निशाने पर। जी हां, गृह मंत्रालय ने कहा ज्यादातर संस्थाएं कश्मीर की जांच की तैयारी, जांच के आदेश दिए गए हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रोहिंग्याओं का मामला गंभीर होता जा रहा। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, स्विट्जरलैंड में फिलहाल चेहरा ढकने पर बैन के पक्ष में वोटिंग। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा बैन करो बुर्का स्विट्जरलैंड में। जी हां, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पूर्वी चीन सागर में सेना भेजने की तैयारी में जापान, ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। जी हां, पूर्वी साउथ चाइना सी और पूर्वी सी में भी लगातार पूरी तरीके से चीन घिर चुका है। और इस बीच दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक है चीन, कुछ मामलों में बल का भी कर रहा है इस्तेमाल, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने दी चेतावनी। वहीं पाकिस्तान चीनी राजनयिक ने हिजाब को लेकर विवादित बड़ा ट्वीट कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है, तो ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों। फ्रांस में राफेल कंपनी वाली कंपनी के मालिक डसाल्ट की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। राष्ट्रपति ने जताया शोक। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें सब कुछ खबरें के करके फटाफट अंदाज में विस्तार से बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें घाटी में अब रोहिंग्याओं के मददगार निशाने पर। ज्यादातर संस्थाएं कश्मीर की जांच की तैयारी तेज। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वो किसी सिचुएशन में किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब इनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी लगभग तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के इलाके में रह रहे हैं और व्यक्तिगत लोक धर्म प्रचारक की जाँच की तैयारी सरकार ने कर ली है। और इसमें ज़्यादातर कश्मीर के ही रहने वाले लोग भी हैं। सरकार से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि इनके मददगार को चिन्हित कर लिया गया और ये रोहिंग्याओं को पढ़ाई लिखाई तथा खाने पीने के सामान के रूप में मदद पहुंचाते रहें। आशंका जताई जा रही है कि इन संस्थाओं को बाहरी लोगों की मदद मिलती रही है। बच्चों को आसपास के मदरसों में भेजने के साथ ही बस्तियों में भी पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। कट्टरता की भावना पैदा करने के भी शक के चलते ये सब हुआ है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इससे पहले रोहिंग्याओं के बैंक अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट की जांच की जा रही है और रोहिंग्या मुसलमानों के एक एक चीज़ों की जांच की जा रही है, जिससे शिकंजा कसने की तैयारी और खास करके उन लोगों पर भी जो खास करके इनके मददगार हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर बैन के पक्ष में वोटिंग, मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी। स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। स्विट्जरलैंड में रविवार को जनमत संग्रह करवाया गया है, जिनमें से 51% मतदाताओं ने चेहरा ढकने पर बैन लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि ये प्रस्ताव बहुत ही मामूली अंतर से पास हुआ। जनमत संग्रह के आधिकारिक नतीजों के मुताबिक 14 लाख के करीब लोगों ने बैन के समर्थन में वोटिंग किया है। तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 14 लाख यानी 50% के करीब लोगों ने। इस बीच आपको बता दें कि इस बैन के लागू होने के बाद बुर्का या हिजाब पहनने पर भी पाबंदी होगी। प्रस्ताव में इस्लाम और बुर्के को सीधे तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन तमाम राजनेताओं और मुस्लिम संगठनों ने इस बुर्के बैन और इस्लामोफोबिया से ग्रसित कदम बताया है। साल 2009 में स्विट्जरलैंड में नई मीनारों के निर्माण पर रोक लगाने के लेकर जनमत संग्रह भी कराया गया है। बैन लागू होने के बाद लोग रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिर सड़कों या चेहरे नहीं ढक सकेंगे। तो इस तरीके की बात है दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जगहों पर लोग ढककर बम ब्लास्ट भी करते हैं और इसी बुर्के में पहनकर न जाने कितने कांड होते हैं, और इसी को लेकर अब स्विट्जरलैंड में इस तरीके से मास्क लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये स्विट्जरलैंड ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी मांग तेज़ी से उठने लगी है। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत में बुर्का बैन होना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से प्रेरणा दें। चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल पूर्वी चीन सागर में सेना भेजने की तैयारी, जापान, ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ, चीन की विस्तारवादी नीति में उसके साथ ही पड़ोसी देश परेशान हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार विवादित पूर्वी चीन सागर में तनाव बढ़ने के कारण डीआईओमी द्वीप समूह में जापान अपने सशस्त्र
बलों को भेज सकता है। मकसद साफ है, चीनी गतिविधियों से निपटना। चीनी तटरक्षक बल ने जापान में सेनकोकस के रूप में जाने वाली डिओंगू द्वीप समूह के पास अपनी मौजूदगी का विस्तार किया और बीजिंग ने हाल ही में एक किसान कानून बनाया है जो किसी विदेशी जहाज के उसके पानी में घुसने पर उसके खिलाफ हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। चीन के इस गतिविधि के बाद जापान हरकत में आया। जापान के तटरक्षक के अनुसार चीनी तटरक्षक जहाज़ों की आवाजाही पिछले साल 1 महीने में 2 बार से फरवरी में सप्ताह में 2 बार बढ़ी है। वहीं एक जापानी अधिकारी ने कहा है कि टोक्यो चीनी गतिविधियों से चिंतित था और उसकी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जापान और ड्रैगन आमने सामने। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान चीनी राजनयिक ने हिजाब को लेकर किया ट्वीट। बड़ी खबर, मच गया बवाल। जी हाँ, पाकिस्तान में तैनात एक चीनी राजनयिकों के हिजाब को लेकर किया गया ट्वीट एक बवाल खड़ा हो गया है। चीनी दूतावास के काउंसलर और डायरेक्टर जेंग हेंगक्विंग ने हिजाब को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अपना हिजाब उठाओ, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी हैं। इसके बाद तो हंगामा इस कदर बरपा कि चीनी राजनयिक को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास के काउंसलर और डायरेक्टर जेंग हेंगक्विंग ने 2 दिन पहले चीन के मुस्लिम बहुल शिनजियांग की एक लड़की के डांस का वीडियो ट्वीट किया था। इसके कैप्शन में उन्होंने इंग्लिश और चाइनीज़ में लिखा कि अपना हिजाब उठाओ, मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि चीन के अधिकतर लोग शिनजियांग के इस गाने को गाना चाहेंगे। जेंग हेंगक्विंग का ये ट्वीट पाकिस्तान के लोगों को रास नहीं आया और इसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चीनी राजनयिक का जमकर विरोध होने लगा। कुछ ने तो ट्वीट को दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा करने वाला बता दिया। चीनी राजनयिक के ट्वीट को आम लोगों से लेकर पाकिस्तान की धार्मिक पार्टियों ने भी इसकी शिकायत प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान विदेश कार्यालय में की गई। लोगों ने इसे इस्लाम और हिजाब पर हमला बताते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं कई कुछ ट्वीट्स ने हैकिंग के ट्वीट को इस्लाम का अपमान करने वाला भी बताया। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, लोकल मॉड्यूल के सहारे ईरान ने ही कराया था इजरायली दूतावास के बाहर धमाका। जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए आईईडी धमाके में 1 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भारत की आतंकरोधी एजेंसियों ने संदिग्धों की एक सूची तैयार की है और अपनी जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट बताया है कि इस धमाके के पीछे ईरान के कुर्द फोर्स का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी कुर्द फोर्स इस आतंकी साजिश के पीछे था, लेकिन ये बम एक स्थानीय भारतीय शिया मॉड्यूल ने प्लांट किया था। इतना ही नहीं, जानबूझकर ऐसे समूह छोड़े गए जिनमें हमले के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ लगे। लेकिन आतंकरोधी एजेंसियां अब ये पुख्ता कर चुकी हैं कि ये हमला ईरान की कुड्स फोर्स ने इजराइल के खिलाफ किया था। पहचान जाहिर न करने की शर्त पर हमले के पीछे ईरानी एंगल की जांच से जुड़े एक काउंटर टेरर एक्सपर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि बम ज़्यादा तीव्रता का नहीं था, न तो इसका लक्ष्य लोगों को नुकसान पहुंचाने का था, बस एक मैसेज देना था कि हम किसी को भी उड़ा सकते हैं। हम चलते हैं अपडेट। फ्रांस में राफेल बनाने वाली कंपनी के मालिक डसाल्ट की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। राष्ट्रपति ने जताया अफसोस। दरअसल फ्रांस के अरबपति कारोबारी और राजनेता ओलिवियर डसाल्ट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ओलिवियर डसाल्ट की कंपनी राफेल फाइटर प्लेन भी बनाती है। डसाल्ट की मौत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शोक भी जताया है। 69 वर्षीय ओलिवर डसाल्ट फ्रांसीसी अरबपति उद्योगपति सर्च डसाल्ट के सबसे बड़े बेटे और डसाल्ट के संस्थापक मार्केल डसाल्ट के पोते थे। कंपनी डसाल्ट एविएशन युद्धक विमान राफेल का निर्माण करती है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक टकराव से बचने के लिए उन्होंने डसाल्ट बोर्ड से अपना नाम वापस ले लिया था। डसाल्ट समूह के पास का डसाल्ट एविएशन कंपनी के अलावा ली फिगारो नाम का एक अखबार भी था। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। छलावा साबित हो सकता है पाकिस्तान का शांति राग। तवज्जो देने को तैयार नहीं, भारत ने कहा नहीं करेंगे बातचीत।
भारत ने पाकिस्तान की ओर से शांति की वार्ता किए जाने पर बहुत ही अधिक तवज्जो नहीं दी है। इस बीच भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तुरंत भरोसा करना मुनासिब नहीं होगा। वहीं विदेश मंत्रालय का ये भी कहना है कि फिलहाल पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे बड़ी शिकायत है कि वो न सिर्फ अपने यहाँ आतंकवाद को प्रश्रय देता है बल्कि उसे भारत के खिलाफ काम करने के लिए हर ज़रूरी सहायता भी देता है। ऐसे में जब तक इन ईमानदारी से अंकुश लगाने के ठोस संकेत नहीं दिखते तब तक भारत पाकिस्तान के किसी भी प्रस्ताव को उतनी गंभीरता से नहीं लेगा। जहां तक सीज़ फायर से जुड़े समझौते की बात है, भारत ने कहा कि सीमा पर जवान लगातार मुस्तैद हैं। अगर इसे तोड़ने की हिमाकत की गई तो भारत जवाब देना जानता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में एक के बाद एक कई कदम भी किए हैं। इससे पहले 2 फरवरी को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने कहा था कि दोनों देशों के बीच शांति का हाथ बढ़ाने का वक्त आ गया है और उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत से ही मसले का हल निकल सकता है। इसके बाद बीते हफ्ते दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल के बीच युद्ध विराम के मानकों का पालन करने के लिए सहमति भी बनी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बाटला हाउस एनकाउंटर साइट से फरार इंडियन मुजाहिदीन आतंकी आरएस दोषी करार। जी हाँ, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया। 15 मार्च को आरिज की सज़ा का ऐलान कर दिया जाएगा। अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था। साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। अदालत ने फैसले के दौरान जांच अधिकारियों को कहा है कि वो आरिफ खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, महिला दिवस पर उठी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई और इस दौरान राज्यसभा में नामित सदस्य सोनल मानसिंह ने सदन के पटल पर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग रखी। राज्यसभा सांसद और मशहूर नृत्यांगना सोनल मानसिंह जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम बराबरी की बात करते हैं, इसलिए वो सदन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की भी मांग करती हैं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि फिलहाल हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 33% तक लेकर आएंगे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तराखंड सीएम बदलने की तैयारी में भाजपा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह इन नामों की चर्चा तेज हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने तलब कर दिया। उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी राज्य में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सकती है। सीएम की रेस में कई बीजेपी दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। देहरादून बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे उप पर्यवेक्षक उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम अपनी रिपोर्ट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप सकते हैं। इस पर मंगलवार को बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उत्तराखंड को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी की रूपरेखा लिखी जा रही है। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह धन सिंह रावत या सतपाल महाराज के नाम पर नए सीएम के तौर पर विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कोविड-19 डोज के बाद कोरोना वैक्सीन पर बढ़ा विश्वास। टीकाकरण की रफ्तार तेज 4 गुना हुई। दरअसल अगर बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना वायरस का टीका लगाने के बाद देश में टीकाकरण की रफ्तार में 4 गुना का इजाफा हुआ है। देश में प्रति 100 लोगों पर कोरोना टीके की खुराक की संख्या 0.41 से 1.56 तक पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग की ओर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक लगभग 21 करोड़ से अधिक मिलियन खुराक दिए जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति 100 लोगों पर कोरोना टीके की खुराक की संख्या
शनिवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 15 लाख से अधिक लोगों की टीके की खुराक दी गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों पर फायरिंग, कार से आए 4 लोग गोलियां चलाकर भागे। राजधानी दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जुटे लोगों पर फायरिंग की घटना सामने आई थी। रविवार रात को अचानक कुछ लोग कार से आए और फायरिंग करके भाग गए। इस कार में 3 लोग सवार थे जिन्होंने किसानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की और फिर द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना रविवार रात की है और चंडीगढ़ नंबर की एक कार पर सवार होकर कुछ लोग आए थे। सफ़ेद रंग की ऑडी कार से उतरे लोगों ने आंदोलनकारी किसानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी में योगी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते और स्कूल बैग का पैसा माता पिता के अकाउंट में सीधे जाएंगे। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस साल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग नहीं बांटेगा। इसकी जगह इनका पैसा सीधे माता पिता के अकाउंट में भेजे जाने डीबीटी पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को एक बार फिर कैबिनेट में रखा जाने वाला है। कोरोना के चलते सुरक्षा की दृष्टि से इस नए शैक्षिक सत्र के लिए ये प्रस्ताव बना लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले साल में भी योगी सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे नामंजूर कर दिया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कोरोना से डूबे व्यापार को उबारने के लिए बड़ा एंगल। पंजाब में 24 घंटे 7 दिन खुलेगी दुकानें। दरअसल पंजाब का बजट सत्र शुरू हो चुका और बजट भी पेश कर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें दोस्तों, बजट सत्र की बात करें तो किसानों को समर्पित बजट बताया गया है इसमें। इस बीच पराली निस्तारण के लिए भी खरीदी जाएगी मशीनें। इस बीच खरीदी जाएंगी 500 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब में 24 घंटे 7 दिन दुकानें खुली रहेंगी। इस बीच गरीबों को पेंशन में इजाफा किया गया है। इस बीच आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। सबसे जो बड़ी बात है कि किसान कर्ज माफ़ी के लिए यहाँ पर 1712 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया और महिलाओं के लिए दोस्तों तोहफा दिया गया। पंजाब में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। तो ये कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने ये ऐलान, पंजाब से बड़ी खबर निकल के आ रही जहाँ पर ये ऐलान किए गए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।